हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। CHE 04 असाइनमेंट का पार्ट 2 जिसका क्वेश्चन नंबर 11। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन CST ऑफ सोल्यूशन। तो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है कि किसी भी फेस में हो लिक्विड, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूबल है और किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड में वो सॉल्यूबल है, तो उससे CST पर क्या असर पड़ेगा? CST की जो दो वैल्यूज होंगी, जो लोअर वैल्यू है वो और भी डिक्रीज कर जाती है और अपर वैल्यू ऑफ CST उसमें इंक्रीज आ जाता है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि हर एक पॉइंट को आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो एग्जाम्पल भी बतानी पड़ेगी। 1% solution of sodium chloride raises the upper CST of phenol water system by 12 डिग्री। अगर कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है किसी भी सोल्यूशन की, जैसे कि एग्जांपल है मेनाफ्थलीन की जिसकी 0.12 मोलर सोल्यूशन बनाया गया हो और जो कि वाटर में इजीली सॉल्यूबल नहीं होता है, उसे उसके बाद अल्कोहल में या फिनोल में डिसॉल्व करवाया जाता है, तो क्या होगा? इट रेजेस द अपर CST ऑफ दिस सोल्यूशन बाय 90 डिग्री। सब्सटेंसेस विच आर सॉल्यूबल इन बोथ लिक्विड्स, दोनों ही किसी दो लिक्विड्स में डिसॉल्व हो, तो ये जो इफेक्ट है वो ऑल्टर हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जो जो अपर CST वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है और जो उसकी लोअर वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रोड्यूसेस अ वेरी लार्ज चेंज इन दीज वैल्यूज। ट्रेसर्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एल्कोहल्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय दीज टर्म्स। डिराइव द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमें जो डेरिवेशन स्टार्ट करनी है वो क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन के साथ करनी पड़ेगी, विच इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है T0 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द T, और दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस हम लिख सकते हैं डेल्टा TB के साथ। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो डेल्टा TB हमने बोला है वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो हमें इक्वेशन अभी मिली है वो मैच करती है कुछ इस तरह से। ये जो इक्वेशन है वो आप ही की बुक में जो डेरिवेशन है उसमें एक डेरिवेशन का एक रिजल्ट है, उसमें यूज करा गया है, तो वही रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे। इन केस ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन x2 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो ऐसा अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो नेचुरल लॉग है उसे हम लिख सकते हैं -x2 के साथ। देन नेचुरल लॉग ऑफ P0 by P कैन बी रिटन एज x2। अब यही रिजल्ट हम अगर यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, अभी इक्वेशन नंबर जो अभी बनाई गई थी इक्वेशन नंबर 1 के बाद, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आने के बाद उसे सब्स्टिट्यूट करोगे x2 में, तो x2 इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स N2 by N1। अभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो अगर N2 है तो W2 by M2 होगा, अगर N1 है तो W1 by M1 होगा। अभी ये जो दो इक्वेशंस है x2 और दोनों इक्वेशन x2 की जो बनी है उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि x2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? TB, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBN। तो डेल्टा TB एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म बचती है इक्वेशन नंबर 5 में, इसमें कुछ टर्म्स कांस्टेंट्स होंगी, उन कांस्टेंट टर्म्स को हम डिनोट कर देंगे KB के साथ। KB के साथ डिनोट करोगे ये सारी टर्म्स को, तो हमारे पास एंड में रिजल्ट यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ बिस्मथ कैडमियम यूटेक्टिक सिस्टम। तो इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया। अब इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, तो इस ग्राफ में बिस्मथ और कैडमियम के मेल्टिंग पॉइंट्स को दिखाया गया है, और मेल्टिंग पॉइंट्स को किस कर्व्स के साथ दिखाया गया है? J से लेकर जो L कर्व है, ये पूरा बिस्मथ कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट का कर्व है। यहाँ पे जो J से लेकर P तक जो कर्व आपको दिखाई दे रही है, इट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सैचुरेटेड विद बिस्मथ। जितने कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस हैं बिस्मथ के साथ, और ये होंगे कैडमियम के।
यहाँ पे जो कर्व है JP, जो कि बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद बिस्मथ दिखा रहा है, वो JP इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो पूरा JPL यहाँ पे एक ही फेज है, दैट इज लिक्विड फेज, और इसके अलावा JP और ये जो LP, ये दोनों जो फेज हैं, इट दीज आर नोन एज बिस्मथ मेल्ट या फिर कैडमियम मेल्ट। अभी पॉइंट P पे दोनों ही JPPL, तो इनका कॉमन पॉइंट P है। तो कॉमन पॉइंट P पे 3 फेसेस, सॉलिड बिस्मथ हो सकता है, सॉलिड कैडमियम, और इनके लिक्विड सोल्यूशन, तो तीनों चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी हीट होगी, हीट इक्विवेलेंट टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ बिस्मथ, वो रिलीज होगी क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो क्या होगा, जो A से लेकर यहाँ पे A कर्व तक, जो ये J से लेकर A तक कर्व आ रही है, उसमें एक ब्रेक आ जाता है। क्या ब्रेक आ जाता है, वो पॉइंट A की बजाय यहाँ पे A डैश के साथ शो कर रहा है। ऐसे ही B का जो ब्रेक है वो B डैश के साथ शो हुआ है। अब ऐसे ही पॉइंट जो B है यहाँ तक, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% जो कैडमियम है वो मेल्ट हो जाता है। और B डैश क्या, इट इज अ हॉल्ट सिग्निफाइंग द सेपरेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर। अब पॉइंट C की बात करते हैं, P से लेकर C। अब यहाँ पे पॉइंट C पे ऑलमोस्ट कैडमियम जो है वो 80% तक मेल्ट हो जाता है, लेकिन यूटेक्टिक मिक्सचर जो है, जो हॉल्ट बनता है वो C डैश के साथ, ऐसे ही D और D डैश के साथ। लेकिन D पॉइंट तक पूरा 90% जो कैडमियम है वो मेल्ट कर जाता है, लेकिन उसका जो हॉल्ट है या फिर जो उसका ब्रेक है वो D डैश के साथ शो किया जाता है। सारी जो इसकी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है वो इस आंसर में आपको देनी है। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो भी मैंने डिस्क्राइब किए हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करने हैं। पूरा का पूरा जो भी ग्राफ बनाया है इसमें कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है वो आपको इस आंसर में लिखना होगा। तो आप वीडियो पॉज करके, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन है, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी बताए गए हैं। तो एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर कांस्टेंट Kp। अभी जो रिएक्शन गिवन है वो लिखें, मोल फ्रैक्शन काउंट करें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Kp का फॉर्मूला क्या होगा, पाई फ्रॉम इन I वैल्यूज वेयर xi इंटू PT, जिसकी पावर होगी न्यू I। अब xi क्या होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस, किसकी मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले प्रोडक्ट की, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इसकी x मिथेनॉल इंटू PT पावर है 1। अभी अगर बात करेंगे इन दोनों की, दीज आर रिएक्टेंट, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएंगे, इनके पावर में चले जाएंगे और वो नेगेटिव फॉर्म में। क्यों नेगेटिव वैल्यू में, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं। तो क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है वो डिक्रीज करती रहती है, तो x वैल्यू इंटू PT पावर -1, लेकिन H2 के केस में नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो इसीलिए पावर -2। अभी ये होगा ऊपर और ये माइनस में है, तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। इसके बाद इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, जो भी आंसर आपके पास आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू का आंसर हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल है, 1 मोलर एसिटिक एसिड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे Ka आपको गिवन है वैल्यू, आपको ये डेरिवेशन सॉल्व करनी होगी। एसिटिक एसिड है तो इसमें हाइड्रोजन आयंस लिबरेट हो रहे हैं विद एसीटेट आयन के साथ, तो इसके कंसंट्रेशन बनाइए। सबसे पहले C0 कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा, कंसंट्रेशन टोटल की हाफ माइनस हो जाएगी, और इसके लिए क्या होगी C0 अल्फा, सिमिलरली एसीटेट आयन के लिए भी। अभी इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C0 अल्फा m। अभी इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू C0 अल्फा नॉट स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन C0 की जो ओमिट की गई है, Ka वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके आपके पास ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास अल्फा वैल्यू इतनी आ जाएगी। अभी इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल,
मतलब क्या है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा वैल्यू बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू 1, तो क्या होगा के ए इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट सी नॉट आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी नॉट। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा जो टर्म थी इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, क्योंकि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू 1। तो इसे ओमिट कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बच जाती है जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड, जो हमें प्रूव करना था वही हमारे पास आंसर में, डेरिवेशन में, रिजल्ट में आ जाता है। 16th, हाउ कैन यू डिटर्मिन ट्रांसपोर्ट नंबर यूजिंग हिटरॉफ मेथड। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें ये सभी 3 कंपार्टमेंट्स में इसे डिवाइड किया गया है, और कैसे किया गया है इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अभी इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक के बॉटम में स्टॉप कॉक लगा हुआ है ताकि जो ट्रेनिंग होगी सोल्यूशन की उसे ऑब्जर्व करने के लिए, और उसके साथ साथ सीरीज में एमीटर लगा होता है, जैसे एम के साथ डिनोट किया हुआ है, आपके डायग्राम में एम लिखा होगा, वहाँ पे एमीटर है, और कूलोमीटर है, बैटरी लगी हुई है, कनेक्टेड की है, और जो सेल है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के साथ फिल किया जाता है। उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पहले से ही बना के रखी होती है, इसका मतलब हमें उसकी कंसंट्रेशन पता है। और नोन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, अब इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट भी हमें पता है और हम पास करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस के थ्रू। एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नोन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ड्रेन। अभी क्या था, स्टॉप कॉक लगा हुआ ताकि हमें ये पता चल सके जो सोल्यूशन है कितना ड्रेन हुआ है। अब जब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं तो क्या होगा, सोल्यूशन ड्रेन आउट होता है फ्रॉम द कैथोड कंपार्टमेंट एंड एनालाइज टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। Knowing the initial amount of the electrolyte and its amount at the end of electrolytes, अब पहले से भी अमाउंट पता था, बाद में हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता कर लिया, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड कैन बी एक्यूरेटली डिटर्मिन्ड। और फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटाइंस डिस्चार्ज। अब कैथोड से मतलब जो ड्रेन आउट होता है सोल्यूशन, तब उसके नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिपॉजिट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल डिपॉजिट। मतलब कितना मास डिपॉजिट हुआ है डिवाइडेड बाय उसी का मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, विच इज रिटन बाय मास इज रिटन बाय W, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम रिटन बाय कैपिटल M, which is equals to Q by NF. F is Faraday constant. If Z is the electrovalency of the cation of that element, then N is equals to Z. मतलब जितना Z is the electrovalency है तो नंबर ऑफ मोल्स भी उसी के इक्वल होंगे। देन वी कैन राइट इट एज Q इज इक्वल्स टू IT, हमें पता है। जस्ट इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू क्या होती है, करंट इनटू टाइम, वो सब्स्टिट्यूट करी है। उसके बाद अमाउंट में कितना चेंज आया है उसे ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ हम ऐसे वैल्यूज लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सिर्फ ये पोर्शन है, अदरवाइज वो सारी जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो सारी की सारे जो डिस्क्राइब किया गया था वो उस डायग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हैं। 17th क्वेश्चन, डैनियल सेल के बारे में बताएं। डैनियल सेल के लिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करें। एक कंटेनर है जिसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक पोरस प्लग लगा होता है। तो पोरस प्लग का इसका काम क्या है, ताकि इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो आपस में मिक्सअप ना हो जाए। इफ इन वन कंपार्टमेंट, यहाँ पे क्या है, जिंक मेटल की स्ट्रिप लगी होती है जिसे उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो कि होता है जिंक सल्फेट उसमें डिसॉल्व करा होता है। दूसरी तरफ कॉपर जो कि कॉपर सल्फेट में रखा हुआ है, इमर्स किया होता है, सॉरी डिसॉल्व नहीं, इमर्स किया होता है। दोनों मेटल स्ट्रिप दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, वो आपस में एमीटर के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब इसमें करंट फ्लो करवाया जाएगा तो करंट फ्लो जब भी होगा तो एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, डेनियल सेल के अकॉर्डिंग जिंक विद कॉपर आयन। अब यहाँ पे जिंक की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 2 कंपार्टमेंट्स इज गिवन बाय कैथोड पे और एनोड पे, दोनों में यहाँ पे लिखी हुई है। जस्ट इतना आपको लिखना है, इसमें डेनियल सेल के बारे में ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 18,
ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस एक्सपेरिमेंटल मेथड अवेलेबल फॉर स्टडिंग द रिएक्शन रेट। कौन कौन से ऐसे मेथड? सबसे पहला मेथड है वॉल्यूम और प्रेशर मेजरमेंट। अब ये कहाँ पे यूज होता है? व्हेन वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स आर गैसेस, एक से ज्यादा 2 या 3 कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में होती हैं, तब इसी मेथड के साथ हम रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द स्पीशीज आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग रिएक्शन स्टिशियोमेट्री। टाइट्रीमेट्री, टाइट्रेशंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात होती है वहाँ पे टाइट्रेशंस यूज होती हैं। द रिएक्शन कोर्स कैन बी फॉलोड इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट इन द रिएक्शन इज एसिड और बेस। उन दोनों में से, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे एक कंपोनेंट या तो एसिड बेस है, तो ये टाइट्रीमेट्री यहाँ पे मेथड यूज होता है। कंडक्टोमेट्री या फिर पोटेंशियोमेट्री क्या होता है? अगर वहाँ पे आयंस की बात हो रही है, इफ वन और मोर ऑफ द आयंस आर प्रेजेंट और प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, then this method can be designed based on conductivity or potentiometric measurements. Spectrophotometry, when a component of the reaction has a strong absorption band, अगर वो absorption band show करता है at a particular wavelength region, the spectrophotometer could be used for measuring the reaction rate. Polarimeter, when at least one of the component of a reaction is optically active, ऑप्टिकली एक्टिव है तो वहाँ पे पोलरीमीटर यूज किया जाता है। 19th क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एसीटोन की बताई गई है, जिसमें उसकी वेवलेंथ भी बताई गई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के, टाइम बताया गया है। इफ लाइट एब्जॉर्ब्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू कैलकुलेट क्वांटम एफिशिएंसी। अब 5 वैल्यू काउंट करनी है। 5 वैल्यू काउंट करने के लिए हमारे पास एक तो आई वैल्यू होनी चाहिए, उसके अलावा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए? हमें फाइंड करना होगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जो कि होती है hc/λ। तो ई वैल्यू हमें पता चल गई। ई वैल्यू के बाद आई वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये दोनों फाइंड करने के बाद अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। तो दोनों को आप जो वैल्यूज आपके पास आई है, क्या कौन कौन सी वैल्यू? एक तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 60। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना, 1 सेकेंड में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बना, वो अमाउंट आपको पता चल जाएगा 1 सेकेंड में। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन काउंट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें सबसे पहले। 5 वैल्यू जो कि हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमने रेट dN/dt भी फाइंड कर लिया, IA भी, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 5 वैल्यू मिल जाएगी। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ नंबर एवरेज मोलर मास एंड मास एवरेज मोलर मास ऑफ अ पॉलीमर। तो नंबर एवरेज मोलर मास क्या है? सबसे पहले एज्यूम करें कि सैंपल में कुछ ट्रेसर्स हैं पॉलीमर्स की, कितने हैं? N1, N2, N3 एंड सो ऑन। उनके मोलर मास कॉरस्पॉन्डिंगली कौन कौन से होंगे? M1, M2, M3 एंड सो ऑन। तो टोटल मास क्या होगा? N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सबको ऐड कर दिया जाए। तो हमें Mn कैसे पता करना है? इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय टोटल मास। तो समेशन की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अब इसी समेशन को सब्स्टिट्यूट करा है स्मॉल n वैल्यू के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। और क्यों ऐसा करा है? ताकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, ताकि हम इस वैल्यू को मोल फ्रैक्शन के साथ रिप्लेस कर सकें, क्योंकि xi वैल्यू क्या होता है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड टर्म, द मास एवरेज मोलर मास। इन द एवरेज का मतलब क्या? हमें सभी वैल्यूज का एवरेज वैल्यू लेना है सम करके। द मोलर मास mi ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल i इज मल्टीप्लाई बाय इट्स मास। मास क्या है? wi, तो wi mi अपॉन इट्स मास। बट हमारे पास wi वैल्यू, वेट कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास।
तो हम इस वैल्यू को यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और नीचे भी, तो हमारे पास m स्क्वायर में आ जाएगा। तो एवरेज में जो एवरेज वैल्यू होगी हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो समेशन में है। अगर i वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, n1 इंटू m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 m1। ऐसे ही सेकंड के लिए, थर्ड मॉलिक्यूल के लिए, फोर्थ मॉलिक्यूल के लिए एंड सो ऑन। लेकिन क्या होगा कि हमें इसे एवोगैड्रो नंबर के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट उसका सिंबल यहाँ पे डाल देना होगा दोनों में। अगर नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, कैपिटल N। तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला बचता है मास एवरेज मोलर मास का, वो ये बच जाता है। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और सेकंड पार्ट आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। आगे आपको कौन सा कोर्स चाहिए वो भी हमें बताते रहें। और PDF अगर आपको चाहिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो कीप इन टच विद कॉल क्लासेस। थैंक यू।